नमस्कार मित्रों, मैं सुवेग सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विद मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि चोरी अर्थात थेफ्ट जो होती है वो कैसे होती है, क्या कोई अपने ही वस्तु की चोरी कर सकता है और चोरी होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स आवश्यक होते हैं, उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है और किन मामलों में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे फिश है, जैसे कोई मृतक व्यक्ति है उसके शरीर से कुछ चुरा लिया जाता है तो क्या वह भी चोरी की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि चोरी के तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, चोरी होने के लिए कौन कौन से तत्वों की उपस्थिति आवश्यक है। तो जैसा कि इंडियन पिनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 378 यानी 378 में ये बताया गया है कि चोरी होने के लिए या चोरी का अपराध कार्य करने के लिए निम्नलिखित 5 एलिमेंट्स का होना या 5 तत्वों का होना आवश्यक है। उसमें पहला जो तत्व है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है अर्थात बेईमानीपूर्ण आशय। जब हम बेईमानीपूर्ण आशय की बात करते हैं तो इसको आईपीसी में सेक्शन 24 अर्थात धारा 24 में परिभाषित किया गया है और डिसऑनेस्ट में किसी जो व्यक्ति है उसको रॉन्गफुल लॉस कारित करना या अपने लिए कुछ रॉन्गफुली या बेईमानीपूर्ण ढंग से या गलत तरीके से या दोष के साथ अपने लाभ के लिए कुछ काम करना, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन का पार्ट होता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई वस्तु वहां से उठा ली तो वह भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन की कैटेगरी में आएगा। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब ऐसी इंटेंशन जिसमें मेंसरिया इन्वॉल्व होती है और वह मेंसरिया किसके संदर्भ में होती है, वह जो दुराशय होता है वह रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस यानी सदोष लाभ और सदोष हानि के संकालित करने के लिए होता है। तो पहला एलिमेंट डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए यानी बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। दूसरा जो तत्व है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का है। चोरी केवल और केवल जंगम संपत्ति की हो सकती है, स्थावर संपत्ति की नहीं हो सकती है, या चल संपत्ति की हो सकती है, अचल संपत्ति की नहीं हो सकती है। तो सामान्य रूप से चल संपत्ति वह संपत्तियां आती हैं जो भूबद्ध नहीं है या भू में स्थायी रूप से निविष्ट नहीं है, वह संपत्तियां चल संपत्ति की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हम समझेंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे अक्सर बात आती है इलेक्ट्रिसिटी चोरी की, बिजली चोरी की या विद्युत चोरी की। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी को मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाए क्योंकि उसके पिलर तो स्थायी रहते हैं, उसके वायर्स वगैरह भी जो लगते हैं वो परमानेंटली फिक्स होते हैं, तो क्या वो चल संपत्ति की कैटेगरी में आएंगे? तो जी, बिजली की चोरी भी चोरी मानी जाती है और विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को भी मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखा गया है। ये केस था अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 35 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 35 के तहत बिजली चोरी के लिए इस केस में एक्यूज्ड को पनिश किया गया था और उसमें ये डिफाइन किया गया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा और वह भी उसकी भी चोरी हो सकती है। इसके अलावा जो फिश है, मछलियां तालाब में रहती हैं, तो क्या मछलियों की चोरी हो सकती है? तो मछलियों की भी चोरी हो सकती है, मछलियों को भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। इसके अलावा अगर कोई मृतक व्यक्ति है और उस मृतक व्यक्ति के शरीर से कोई आभूषण, कीमती आभूषण या कोई भी वस्तु, कोई भी कीमती वस्तु कोई ले लेता है तो क्या उसको भी चोरी माना जाएगा? तो इसको लेकर के बड़ा डिस्प्यूट है क्योंकि एक जगह पे जो सेक्शन 403 है आईपीसी का, वो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग की बात करता है। और अगर किसी मृतक व्यक्ति के शरीर से ली गई संपत्ति को अगर हम चोरी की कैटेगरी में रख लेंगे तो उस स्थिति में जो अपराध 403 धारा 403 के तहत बनेगा उसमें
कोई अंतर्भेद नहीं रह जाएगा, वो दोनों एक ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मूवेबल संपत्ति होगी वो किसी के पोजीशन से की जाएगी और उसकी विदाउट परमिशन की जाएगी, ठीक है। तो वहां पर विदाउट परमिशन तो हो जाती है, लेकिन जो वहां पर विदाउट परमिशन तो हो जाएगी, लेकिन वह जब व्यक्ति मृत हो गया है तो वह उसके कब्जे में नहीं मानी जाती है। कब्जा केवल और केवल जीवित व्यक्ति का ही होता है किसी वस्तु पर, किसी मृतक व्यक्ति का कब्जा किसी वस्तु पर नहीं हो सकता है, लॉ इसको कंसीडर नहीं करता। तो इसलिए वह जो होगा उस समय अगर मृतक शरीर से कोई संपत्ति ली जाती है तो वह चोरी की कैटेगरी में ना करके वो आपराधिक दुर्विनियोग की कैटेगरी में आएगी। इसके संदर्भ में जो पनिशमेंट है, स्पेसिफिकली अगर हम सेक्शन की बात करें तो 404 उसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि मृतक शरीर से किसी वस्तु को लेना या चुरा लेना या उठा लेना, वो चोरी की कैटेगरी में नहीं आएगी, वो आपराधिक दुर्विनियोग की कैटेगरी में आएगी। क्यों आएगी ऐसा? क्योंकि मृतक व्यक्ति का पोजीशन नहीं माना जाता है। मृतक व्यक्ति पोजीशन जो होता है वो हमेशा जीवित व्यक्ति का होता है, किसी मृतक व्यक्ति का कब्जा नहीं हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं कि क्या इसकी भी चोरी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या किसी ने कोई कविता लिखी, पोएट्री लिखी, या किसी ने कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है। पेंटिंग तो मान लो स्थायी रूप से हो ही सकती है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है जिसमें, क्या उसकी भी चोरी हो सकती है? तो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की भी चोरी होती है। किसी का कोई फॉर्मूला है, उसने चुरा लिया और अपने पर्पज के लिए उपयोग कर लिया, तो वो भी चोरी की कैटेगरी में आएगी, वो आईपीआर की कैटेगरी में आएगी, उसको आईपीआर लॉ गवर्न करेगा। ऐसे करके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनको हम यहाँ पर हमारे लिए संभव नहीं है कि सबको डिस्कशन किया जा सके। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये वैरायटी ऑफ थिंग्स जो भी चल सकती हैं, और चलने में कुछ बातें जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात की हमने, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और दूसरा ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीजें भूबद्ध हैं या भूमि में स्थायी रूप से निविष्ट हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा जो चीजें मूवेबल प्रकृति की हैं वो सारी की सारी चल संपत्ति के अंतर्गत लेना है। और तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता या तीसरा एलिमेंट जो है वो मूव्स और टेक्स, यानी उस संपत्ति को, उस मूवेबल संपत्ति को कहीं से हटाया जाए, उस स्थान पर जहां पर वो रखी है वहां से हटाया जाए। अब वो थोड़ा सा भी हटाया जा सकता है, जहां पे रखी है वहां से 5 मीटर जाकर के अलग रख दिया जाए, 500 मीटर रख दिया जाए, 5 किलोमीटर रख दिया जाए, ये मैटर नहीं करता। लेकिन जिस स्थान पर वो रखी थी वस्तु, उस स्थान से उसका मूव होना, उसका हटना आवश्यक है। ये भी एक चोरी का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा विदाउट परमिशन, बिना सहमति के होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी घड़ी रिपेयर शॉप पे गया और उसने अपनी घड़ी रिपेयर करने के लिए दी, ठीक है, और घड़ी के जो रिपेयर करना है मैकेनिक ने कहा कि भाई आप 2 दिन के बाद आइएगा। 2 दिन गए, वो मैकेनिक नहीं मिला और बिना उसकी परमिशन के वहां से उस संपत्ति को उठा लिया, तो ये क्या आ जाएगा? चोरी हो जाएगी। और यह चोरी अपनी ही संपत्ति की, अपनी ही घड़ी की चोरी हो रही है। अर्थात इसका मतलब यह भी है कि कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का यानी अपनी ही वस्तु की चोरी भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जिसके पोजीशन में वो है, जिसके कब्जे में है, उसकी परमिशन के बिना अगर आप अपनी संपत्ति भी लेते हैं तो वो भी चोरी की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी को अपनी कोई संपत्ति मांगने पर दी और वह उस संपत्ति को यूज कर रहा है, आपने उसको बिना बताए, बिना उसकी परमिशन के वो संपत्ति आपने अपने कब्जे में ले ली। जैसे ही वो आप अपने कब्जे में लेंगे वो चोरी की संपत्ति में आ जाएगी। फिर आपका ये क्लेम, ये दावा, वो संपत्ति तो मेरी ही है, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। वहां चोरी का अपराध अपने आप कमिट हो गया। तो ये जो मिथ है कि क्या अपने सामान की चोरी नहीं हो सकती, तो अपने सामान की भी चोरी हो सकती है। और इस ये जो हेडिंग है विदाउट परमिशन, तो बिना परमिशन के जिसके भी कब्जे में है वहां पर ओनरशिप मैटर नहीं करती। जैसे हमने कहा अगेंस्ट द पोजीशन होती है चोरी। जो चोरी होती है वो हमेशा कब्जे के विरुद्ध होती है, वो स्वामित्व के विरुद्ध नहीं होती है। उसका स्वामी कौन है ये मैटर नहीं करता, किसके कब्जे में है और उसके परमिशन के बिना, जिसके कब्जे में है उसकी परमिशन के बिना, उसकी अनुमति के बिना ले ली गई तो वो चोरी की कैटेगरी में आ जाएगी, वो चोरी मानी जाएगी। ठीक है, तो मित्रों ये 5 पॉइंट है। पनिशमेंट की बात करें
तो 379 में सामान्य जो चोरी का अपराध होता है उसके लिए 3 साल की सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है 379 में। 380 बेसिकली बात करती है कि ड्वेलिंग हाउस है, कोई टेंट है, कोई वेसल है, उसमें यानी जो निवास के लिए कोई स्थान प्रयोग किया जा रहा है, रहने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उसमें अगर चोरी की जाती है तो वो 380 के तहत पनिशेबल है। और इसमें जो सजा है, क्योंकि ये एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट है, इसलिए इसमें चोरी की जो सजा होगी वो बढ़ जाएगी, अर्थात मिनिमम जो है इसमें जो सजा होगी वो 7 साल तक की हो सकती है। 379 में 3 साल के लिए, 380 में 7 साल, 7 ईयर की पनिशमेंट हो सकती है। वही 381 बात करती है कि अगर किसी सर्वेंट के द्वारा, किसी नौकर के द्वारा अपने मालिक की कोई चोरी की जाती है तो उसके संदर्भ में जो बात की गई है 381 में की गई है, और उसके संदर्भ में भी ये भी एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट है, तो इसमें भी जो पनिशमेंट होगी वो 7 ईयर के आसपास होगी। 382 ये बात करती है कि चोरी करते समय किसी को ग्रीवियस हर्ट कायद कर लेना, गंभीर उपाहत कायद करना, या उसको चोटिल कर देना, किसी भी प्रकार से उसको पीड़ा पहुंचाना, ये 382 ये भी एक एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट है, और इसके लिए भी पनिशमेंट सीरियस प्रवृत्ति की पनिशमेंट है। इसमें कुछ केस लॉज की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला केस है प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट। इसमें मामला क्या था कि प्यारेलाल भार्गव के मामले में एक ऑफिस का क्लर्क था, गवर्नमेंट ऑफिस का क्लर्क था, उसने एक फाइल जो है वो अपने जानने वाले को दे दी, और अपने जो अथॉरिटी थी, अपना जो बॉस था, उसकी बॉस की परमिशन के बिना वो फाइल उसको दे दी, और 3 दिन के बाद वो फाइल ला करके फिर उसी स्थान पे जहां से उसने उठाकर दिया था उस स्थान पर रख दिया। अब प्रश्न ये उठता है, क्या उस फाइल को किसी को हैंडओवर कर देना, क्या वो चोरी की कैटेगरी में आएगा? तो इसमें ये कहा गया कि भले ही उसने 2 दिन के लिए दिया हो, 3 दिन के लिए दिया हो, या परमानेंट फॉर्म में ना दिया हो, ठीक है, वापस करने के उद्देश्य से दिया हो, लेकिन वो चोरी का अपराध माना जाएगा, क्योंकि उसने अपने बॉस की परमिशन के बिना दी थी, उसको अथॉरिटी नहीं थी देने की, वो गवर्नमेंट फाइल थी, और गवर्नमेंट फाइल दी है तो आप कोई ले जाकर के उसकी जीरोक्स वगैरह भी करा सकता है, और अगर बिना परमिशन के जाएगा और जीरोक्स करा लेता है तो वहां पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उसको चोरी माना गया था। तो अगर कोई ऑफिस अटेंडेंट है और वो अपने बॉस की परमिशन के बिना कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट किसी को दे देता है, और देने के बाद कुछ समय बाद वो फिर आकर के उसी स्थान पर रख देता है, तो वो भी चोरी की कैटेगरी में आएगा। ठीक, इसके अलावा एक केस था के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1957 का, ये मोस्ट लीडिंग केस है चोरी के संदर्भ में। इसमें क्या था कि 2 लोग थे और वो एयरफोर्स में काम कर रहे थे, तो फिलिप्स, ठीक है, नाम के व्यक्ति को डिसमिस कर दिया जाता है, सेना से डिसमिस कर दिया जाता है, और वो जब डिसमिस कर दिया जाता है तो वो, क्योंकि राजस्थान का मामला है, तो वो अपने घर वापस होने के लिए होता है, लेकिन उसी दिन अगले दिन पता चलता है कि उसके मित्र जो है, दूसरा जो पायलट है, जो उसका मित्र है, उसको एक जहाज जो है उड़ा करके ले जाना है, ठीक है। तो होता क्या है कि फिर वो उसके साथ मिलकर के, दोनों लोग मिलकर के उस जहाज को नहीं, दूसरे जहाज को उसी दिन 6:30 बजे उड़ाना होता है, लेकिन 5 बजे ही वो दूसरे जहाज को लेकर के भाग जाते हैं, और वो पहुंच कहां जाते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करके कराची पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, और पाकिस्तान में वो, ठीक है, उसको नीचे लाते हैं, और इसके बाद वो जाकर के जो उच्चायोग है, जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी में जाकर के क्लेम करते हैं कि भाई गलती से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और हमको जानकारी नहीं हो पाई कि हम पाकिस्तान में एंटर कर चुके हैं, इसलिए मुझे हम लोगों को वापस भारत भिजवा दिया जाए। तो उसमें बात यही थी कि क्या वो उसको चोरी माना जाए, उस एरोप्लेन को ले जाना, तो उसको चोरी माना गया था, क्योंकि वो विदाउट परमिशन, विदाउट अथॉरिटी ले जाया गया था। इसलिए के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में ये कहा गया कि अगर कोई गलती से भी ले गया है, बिना परमिशन के ले गया है, तो वो भी चोरी की कैटेगरी में आएगा, उसमें किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो आशा है आप सभी को समझ में आया होगा, तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।